अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मेंस और विमेंस दोनों की तैयारियों के हवाले से कैंप लगा हुआ है और इस पर बात करने के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। इनकी खिदमत मेंस और विमेंस दोनों की टीमों के लिए है। मेंस की सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, विमेंस के कोच रहे हैं, चीफ सेलेक्टर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर सलीम जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सलीम भाई, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि इतना काम आपने दोनों टीमों के साथ किया है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले आपको इस वक्त जो हर तरफ से हमें दिखाई देता है कि डाउनफॉल आ रहा है, डिप आ रहा है, क्या गलतियां नज़र आती हैं आपको फ्रॉम द आउटसाइड इस वक्त देखते हुए? ग्रास रूट से बात करूंगा तो आपकी क्लब क्रिकेट फिनिश, जो आपकी मेन है जो क्रिकेट, वो ख़त्म। आपकी रीजनल क्रिकेट डन हो गई है मेरे ख्याल से, वो भी नहीं हो रही इतनी अच्छी। तो ये वन ऑफ द ये मतलब रूट कॉज है जो आपको ऊपर मटेरियल नहीं आ रहा है। और आपकी जो पाकिस्तान टीम में जो अभी, और तीसरी चीज़ ये जो आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद किया आज से 4-5 साल पहले, अब उसके रिजल्ट्स अब ये उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अब आपके पास, क्योंकि एक वो वाहिद क्रिकेट थी डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट थी, वही प्लेयर्स थे, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट से खेलते थे उनकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट हो जाती थी। तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट, ये दो मेन पार्ट थे, कंपोनेंट थे पाकिस्तान की मेन टीम के लिए। लेकिन ये दोनों तबाह हो गए हैं, तो नेचुरली फिर अब आपको मटेरियल ऐसा ही मिलेगा। दो मैच खेलेगा एक प्लेयर, फिर दूसरा प्लेयर आ जाएगा, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी आपको अपनी टीम में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना किसी चीज में। और जो खेल रहा होता है आपको पिछला वाला याद आ रहा होता है कि ये इससे बेहतर था, यही चीज चल रही होती है। देखिए ना, अभी भी आपके पास जो 8-10 साल से जो पहले जिनके डेब्यू हो गए, वो अब तक अब जगह नहीं बना सके। जिस तरह से आप नवाज की बात कर लें, तलत की बात कर लें, ये अब तक अपनी जगह टीम में बना नहीं पाए। और अभी भी आप इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चले एक लास्ट मौका देते हैं कि अब इस सीरीज़ में कैसा करते तो नेक्स्ट सीरीज़ में इनको पिक करें। ये इससे नज़र आ जाता है सिलेक्शन कमेटी का, और जो जिस तरह से कैप्टन कोचेज़ हैं उनका माइंडसेट नज़र आ गया है कि ये अभी भी उनके पास अपनी प्लेयर्स नहीं है उनके माइंड में इतने कि नेक्स्ट सीरीज़ के लिए हमें क्या, अभी भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इन प्लेयरों को लेने का मकसद ही यही है। 2 नए प्लेयर्स जो लिए, डेब्यूटेंट जो हैं आपके 2-3, वो ठीक है, आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के पुराने जो 8-10 साल पुराने क्रिकेटर्स को आप लाते हैं, ऑन एंड ऑफ रखते हैं, तो हसन अली का भी आप देख लें यही है। तो ये ऑन एंड ऑफ रखने का मतलब ये है कि आपकी टीम अब तक सेटल नहीं हुई है, आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है ये। अच्छा, सिलेक्शन और खिलाड़ियों पे हम आते हैं, क्योंकि आप खुद सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, आप इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। मुझे तो सबसे पहले ये लतीफ़ा समझ नहीं आया, और सारी दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि टीम सेलेक्ट होती है तो टीम से ज़्यादा इस बात पे बात हो रही है कि सिलेक्शन करने कौन आया था, अनाउंस कौन करने आया था। तो CEO और एडवाइज़र टू चेयरमैन का क्या ये बनता है? इससे अच्छा ये नहीं था कि अगर नहीं आना चाहते सेलेक्टर्स तो वो एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, भाई ये टीम है। इनका आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये आपको सही लगा? बस एक अचार सा बन गया ये एक टीम में, मतलब उसमें चक के देख मुश्किल है कि बताना कि तेज ज़्यादा है या खट्टा ज़्यादा है। ये बहुत अजीब सा मतलब एक वो माहौल हो गया है। टीम नेचुरली सेलेक्टर्स को अनाउंस करनी चाहिए थी। जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं मीडिया जब पूछती है तो वहाँ सेलेक्टर्स जो होता है वो, और मैंने एक बीच में अभी ये पढ़ा था, जब ये जो इनका जो माइक जो अभी कोच हसन जो कोच है उसका मैंने इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि 20 प्लेयर्स हमें सिलेक्शन कमेटी ने दिए और कैप्टन ने और मैंने उसमें से 15 अनाउंस किए। अब बात दरअसल ये है कि 15 तो चलें आपने ये सेलेक्ट कर लिए, जो 5 जो ड्रॉप किए हैं वो कौन से प्लेयर थे? ये बड़ा एक मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी ने वो कौन से 5 प्लेयर दिए थे जो इन्होंने नहीं लिए। ये मेरे ख्याल से ये सिस्टम गलत है। एटलीस्ट पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए 25 या 30 का, जो एक सिलेक्शन कमेटी जिनके कैंप लगते हैं पूरे साल, जिसको कोचेस और कैप्टन्स भी देख रहे होते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। फिर उसमें से फिर वो ड्यूरिंग कैंप ही डिस्कशंस हो जाते हैं, आपको मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब सिलेक्शन कमेटी में थे उस वक्त जब वो कैंप लगता था, हम 25 लड़कों का जो कैंप लगता था या 30 लड़कों का, तो उसमें ही कैप्टन से और कोच से हमारे डिस्कशंस हो जाते थे खड़े खड़े, और टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कशंस होते थे और स्टैट्स होते थे हमारे हाथ में। वहाँ से कोच और कैप्टन नेचुरली वो स्टैट्स पे इतना बिलीव नहीं करते थे, वो देखते थे ये लड़का भी अच्छा खेल रहा है तो उसको पिक करना है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे आप डिस्कशन करते थे, आर्गुमेंट होते थे, आप टीम बन जाती थी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत डिफरेंट है? यहाँ पीएसएल फ्रेंचाइजेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और 2 फ्रेंचाइज में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ज़रा ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगता है, टीम पर भी नज़र आता है। तो ये तरीकेकार क्या ठीक है? आपके फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या होगा? जो वहाँ परफॉर्म कर रहा है उसको क्या उम्मीद मिलेगी? क्राइटेरिया नहीं है, किसको क्राइटेरिया नहीं बोलते। ये तो आप बस सुबह उठते हैं, आपको जो माइंड में आता है वो सेलेक्ट कर लेते हो, ये क्राइटेरिया नहीं है कोई। मेरे ख्याल से जो हमारी पीएसएल के जो ऑनर्स है, जो टीमें हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया पीसीबी में। ये पीएसएल की टीम्स और पीसीबी के बीच में एक बॉल होनी चाहिए, जो एक कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो यहाँ काम ना करें। पीएसएल का जो कोच है वो पाकिस्तान टीम का कोच नहीं होना चाहिए। देखिए पीछे भी ये हो चुका है, मिकी आर्थर था जब यही हुआ है, अब इसको लाए हैं, ये ऑलरेडी पीएसएल का कोच था, तो ये इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है फिर एक दूसरे के साथ, ये बात सही नहीं। बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम का कोच डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेट होती है उससे अलग होना चाहिए, अलग होना, सिर्फ ऑब्जर्वर होना चाहिए, उससे जाके मैच देखने चाहिए। और पीएसएल हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट अब मेरे ख्याल से सिलेक्शन उसकी बेस पे ना करें, आप तमाम क्रिकेट हमारी जो T20 डोमेस्टिक होती है ना, पीसीबी करवाती है, और पीएसएल में इस बार स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ट्रू, मेरे ख्याल में बहुत पुअर हुआ है। मेरे ख्याल में पीएसएल ना क्राउड आया है उसमें, ना इतनी अच्छी क्रिकेट हुई है, आपके वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे थे, कोई इतने अच्छे प्लेयर्स आपको मैं तो नहीं समझता कि आपको मिले हैं। और आप जो फॉरेन प्लेयर्स भी लाए थे वो भी मतलब रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे थे, तो मतलब मैं नहीं समझता कि पीएसएल इस बार उस लेवल की हुई जैसे होनी चाहिए थी। अच्छा, एक तो चले हमने ये बात कर ली कि आपने एक बेंचमार्क बना दिया पीएसएल को, लेकिन कुछ प्लेयर्स के केसेस में वो भी समझ नहीं आ रहा। अब मोहम्मद नवाज की तो ना पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, ना नेशनल T20 में परफॉर्मेंस थी, और अब अचानक से उनका नाम जो निकला है बाहर, तो सब बड़ा हैरान हो रहे हैं इस पर और क्रिटिसिज्म हो रही है। नवाज, मैं अपने बीइंग ए सेलेक्टर में बात कर रहा हूँ, जब मैं सिलेक्शन कमेटी था, ये अंडर 19 में जब था, ये बाबर आजम और सब थे, नवाज को हमने उस वक्त जब पिक किया था, और जब वो खेलता था अंडर 19 पर, वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेलता था। वो मेन बैट्समैन था, वो मेनली बैट्समैन था, फिर बॉलिंग करता था, वो पार्ट टाइम में आपको 50-60% ऑफ कोटा की बॉलिंग करके दे देता था, और बड़ा स्मार्ट बॉलर था। कोई टर्न वन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्मार्ट था, वेरी करता था अपनी लेंथ को, तो बहुत अच्छा था ऑलराउंडर। जब ये सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में, यहाँ के कोचेस ने, कैप्टन्स ने उसको बॉलिंग ऑलराउंडर बना दिया। वहाँ उसका जो ये फेज़ हुआ ना, जो चेंज हुआ है, ट्रांजिशन हुई है, वो मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गई है। और फिर आप इसकी बात देख लें, नवाज को आपने खुद ने डिच में डाला, वो खुद ऐसे क्रूशल ओवर दे दिया अपने फाइनल लास्ट ओवर करवा के, नेचुरली उसका बहुत उसमें कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। और नेचुरली ये वन ऑफ द कॉज है कि हम अपने प्लेयरों को बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते ज़्यादा है। मेहरान मुमताज़ और अरफात मिनाज बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते थे? जब आप एक तरफ कहते हैं हम यंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं छोटी टीमों के खिलाफ, ये हमारे इन्वेस्टमेंट है, हमने इन पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, लाखों रुपए इन पे खर्च हुए। अंडर 19 से और अंडर 16 से ये बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं, और इनको हमने यहाँ तक स्टेज तक लाया है। और फिर आप ऑल ऑफ द सडन जब वो रेडी हो गए, तो आप कुछ नया मटेरियल ला रहे हैं, कोई 31 साल का है, कोई 32 साल का है। ये मेरे ख्याल से नए इस टूर पे अगर ले जाते आप जूनियर को, भले फ्रेश टीम ले जाते, हार भी जाते तो आपको इशू नहीं था, लेकिन आपके फ्यूचर प्रोडक्ट आपको मालूम चल जाता। ये नया कोच है, कैप्टन को आइडिया हो जाता। अभी मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैप्टन भी अभी जो है बने हुए हैं आपके, तो ये भी आपका परमानेंट नहीं है, अभी उसको अभी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी हो नेक्स्ट सीरीज में हो सकता है कैप्टन चेंज। थोड़ा सा वो दिखा तो है सलमान आगा, ठीक है, उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस अफेक्टिव होगी, तो फिर बाबर के साथ क्या हो गया, रिजवान के साथ क्या हो रहा है, यही हो रहा है। इतने बड़े प्लेयर, बाबर से बड़ा प्लेयर नहीं है आपके पास कोई नहीं। मुझे लेकिन लगता है कि उसका रूट कॉज परफॉर्मेंस पे डिप आने का ये था कि ये अपने दोस्तों के साथ जो ये ग्रुप बना हुआ था, जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस, देखिए बुरा टाइम विराट कोहली पे भी आया है, लेकिन टीम अराउंड हिम वो स्पेक्टेक्युलर, तो वो निकल गए उस टाइम से। जब आप अपने साथ अच्छे प्लेयर्स और डिजर्विंग प्लेयर्स का एक सर्कल नहीं बना रहे, तो फिर आप पे नजरें ज्यादा जाएंगी। मैं बेसिकली देखा जाए बाबर आजम में, देखें आप विराट कोहली और इन प्लेयरों को जो देखें ना, इनकी बड़ी बेसिक्स, और इनको बड़ा बचपन से ट्रेन किया जाता है 100%। और लीडरशिप वो ढूंढ लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस हो या कहीं भी हो, लीडरशिप अंडर 19 से ही मालूम चल जाता है कि बच्चा हमारा लीडर है, उसको बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। बाबर को मेरे ख्याल में
मीडिया को हैंडल करना उसको नहीं आता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लीडरशिप पे सिर्फ कॉल ये नहीं है कि आपने टीम अनाउंस कर दी और टीम को बस चेंजेस कर रहे हैं, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बिल्कुल आपको क्रिकेट आनी चाहिए, आपको बड़ा क्राइसिस को किस तरह हैंडल करना है, ऑन योर टोज रहना है, जल्दी मूव्स बनाना है, क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, मीडिया को किस तरह से आपको डील करना होता है। तो आई मीन आजकल लीडरशिप इंटायरली डिफरेंट है। आप रिप्रेजेंट कर रहे होते अपनी कंट्री को बोलने से भी और खेल के भी। तो ये दोनों चीज़ें में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहनी चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की कंडीशंस में जाके वहाँ ये T20 सीरीज खेलना पाकिस्तान टीम के लिए अगला इम्तिहान है, और इस हवाले से में जो दूसरे रोज काम हुआ स्पिन को सही अंदाज पे खेलने पर। तो क्या अपडेट्स हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नया मिशन, नए चैलेंजेस, नए तजुर्बे। शाहीनों की बांग्लादेश की होम कंडीशन में मेजबान टीम से नमुर्दाजमा होने की तैयारियां। कैंप के दूसरे रोज बैटिंग बॉलिंग की नॉर्मल मशकों के साथ नया तजुर्बा आजमाया गया। बल्लेबाजों को घास पर स्पिन खेलने की प्रैक्टिस कराई गई। पावर हिटिंग से स्पिनर्स के खिलाफ जारहाना शॉट्स लगवाए गए। हेड कोच माइक हसन कहते हैं, बाबर से विकेट कीपिंग की डिमांड नहीं की। Babar Azam is not seen as a wicket-keeping option. No, I'm not sure where that came from. Is competing for one of the opening positions at the moment. Obviously, we have Fakir and Saim. शाहीन की टीम में वापसी के लिए भी शर्त रख दी। Shaheen Sharafridi is a world-class player. We'll get his opportunity, but we want to make sure that Shaheen's also made some improvements to his game. So when he comes back in to the T20 side, he performs well. हसन ने शाहीन को मुनासिब वक्त पर आजमाने का इशारा दे दिया। कहा, उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जो इंटरनेशनल प्लान पर पूरा उतरते हैं। कैंप 15 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। पाक बांग्लादेश 3 T20 मैचों की सीरीज 20 जुलाई से खेली जाएगी। हमारे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी भी कल कैंप का मुआयना करने गए थे। वहां उनका कैंप के हवाले से और ये जो बदलती हुई पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन है उसके हवाले से क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। बिल्कुल वाज़े तौर पर ये पता चला कि T20 के प्लेयर ट्रेनिंग में बिल्कुल अलग थे, ODI के बिल्कुल प्लेयर अलग थे। बॉलिंग में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी इस तरफ बॉलिंग कर रहे थे। एशले नॉफ के जो पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच हैं वो उनके साथ कुछ काम कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि बाबर आजम, रिजवान बिल्कुल अलग ही नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी ODI के प्रोबेबल्स एक तरफ नजर आए और जो नौजवान टीम है पाकिस्तान की T20 वो इस तरफ नजर आई। तो उससे जाहिर हुआ कि बिल्कुल जैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का, नौजवानों के हाथ में T20 क्रिकेट आई है। और उससे पहले माइक हसन ने कहा भी कि हम नौजवान कुछ ट्राई कर रहे हैं। बाबर आजम को मैं विकेट कीपर नहीं बनाना चाहता, उन्होंने उसका थोड़ा सा डिनाइल किया, लेकिन वाज़े अल्फाज में नहीं कहा उन्होंने कि मीटिंग में उन्होंने कहा था या नहीं कहा था। पूछा ज़रूर था मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो बाबर आजम, रिजवान बिल्कुल एक तरफ नजर आ रहे थे, शाहीन अलबत्ता पूरे थ्रॉटल से। और मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई कि वसीम जूनियर अपनी पूरी रफ्तार से अपने पूरे रनअप से बॉलिंग करा रहे थे और हमें ये बताया गया कि वो अभी तक रिहैब में है। तो ज़्यादा बेहतर होता कि वसीम जूनियर भी इस टीम का हिस्सा होते, इसलिए कि इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग स्क्वाड है पाकिस्तान का। टोटल पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स अगर साइम अयूब को भी मिला लें, सलमान को भी मिला लें, तो 173 विकेटें हैं। और बांग्लादेश के सिर्फ 2 बॉलर्स तस्कीन और मुस्तफीज, उनकी 2 की मिला के 213 विकेटें हैं। तो बॉलिंग वाइज तो पाकिस्तान इस सीरीज में यकीनन वीक होगा। जी, बॉलिंग वाइज जोर लग रही है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। सलीम जाफर साहब हमारे साथ हैं। सलीम भाई, आप ये बताइए कि आप खुद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। अभी जो शाहीन के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि उनकी बॉलिंग में कुछ कमी है जिसको इम्प्रूव करके वो वापस आ सकते हैं। PSL में टॉप विकेट कीपर है, अब ये वो बॉलर रहा है, तो ये तो नेचुरली अब शाहीन को अगर आप रेस्ट करवा रहे हैं तो वो बात डिफरेंट है। आपके माइंड में ये है कि उसको अगर हम ब्रेक देना चाह रहे हैं, रेस्ट करना चाह रहे हैं, आगे की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दूसरी बात है।
लेकिन आपको फिर अगर शाइन नहीं था तो फिर हसन अली आपका बॉलर था जो उसको आपने भेजा हुआ है। उसको भी भेज दिया है आपने। फिर आपकी जो इतना पावर हाउस पीछे आपका वसीम है बॉलिंग में आपके पीछे, हसनैन था आपका, दानी है और दूसरे और भी बहुत सारे आपके बॉलर्स हैं जो पीछे हैं। तो वो सब बॉलर्स कहाँ चले गए हैं? आई मीन के ये बड़ा अजीब है। और ये सीरीज में नया बॉल कौन करेगा? मुझे ऐसी फीलिंग्स है कि ये 16 ओवर तो स्पिनर से ही खेलेंगे। मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं कि जिस तरह इन्होंने स्पिन लेके जा रहे हैं तो ये 16 ओवर 15 ओवर 16 ओवर्स इनके जहन में कि स्पिनर पे ज्यादा करेंगे। स्पिनर और वहाँ की नो डाउट हम गए वुमेन्स के साथ भी मैं गया हूँ तो बहुत ज़्यादा टर्निंग पिचेस होती हैं वहाँ पर। हमने जो खेली उन्होंने जिस तरह प्रिपेयर की थी तो बहुत टर्निंग पिचेस थी। और मतलब वुमेन्स क्रिकेट में भी वो इतना टर्न हो रहा था तो मेंस क्रिकेट में तो मतलब अनप्लेएबल हो जाएगी वो चीज़। तो मेरे ख्याल से ये पूरा रिलाई कर रहे हैं स्पिन पे। और 4 ओवर जो होंगे वो आपने वही ना हुसैन तलब, फहीम अशरफ, आपने ये सब इसी वजह से ना। को भी आप देखें वो मैं नहीं समझता कि वो ऑलराउंडर है। वो टोटली बैटिंग में है। उसने बॉलिंग उसका अगर कैरियर उठा के देख ले 70 PSL के मैचेस खेल चुका है, 25 से या 30 आउट है सिर्फ उसके। तो वो इतना वो मैं आई डाउट 20 आउट है। तो मैं नहीं समझता कि वो इतना वो है। यहाँ फहीम अशरफ आपका वो शायद शेयर कर सकता है बॉलिंग और आपका एक कोई फास्ट बॉलर खेल लेगा। तो मैं नहीं समझता कि 4-5 ओवर से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग इस 20 ओवर में होगी। तो अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लोग ये बात कर रहे थे कि ये तो काफ़ी अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए एशिया कप अगर होता है और फिर आगे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और हम अभी भी उस कंफ्यूजन में हैं और खुदा न खास्ता यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर कहीं पैनिक बटन तो नहीं दब जाएगा? होना नहीं चाहिए। अब इतना तो मतलब आप अगर यहाँ जाके भी बांग्लादेश से भी डर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं तो आपके अगर दिल में ये खौफ है तो फिर आप ऊपर जाके बड़ी टीमों को बीट नहीं कर सकते। इस फ्रेम ऑफ माइंड से गए थे। अब आप कुछ मैं यही कह रहा हूँ, ये नए लड़के ले जाते, अगर हार भी जाते ना आप पे प्रेशर नहीं आता, बल्कि लोग इसको पॉजिटिवली लेते कि चलें टीम बना रहे हैं, टीम डेवलप कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब ये जो 2-3 पुराने जो प्लेयर ले जा रहे हैं ये उनका समझ में नहीं आ रहा मकसद क्यों ले जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं और आपकी दूसरी एक्सपर्टीज यानी विमेंस क्रिकेट की तरफ आते हैं, जिनका स्किल्स एंड फिटनेस कैंप चल रहा है हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में। जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था 5 के 5 मैच जीते वहाँ विमेंस टीम ने, वेस्ट इंडीज को हराया, बांग्लादेश को हराया। तो क्या फ्लूक था वो या हमारी टीम इम्प्रूव कर रही है? इम्प्रूव तो नहीं, वही प्लेयर्स हैं सब सब वही प्लेयर्स हैं। बल्कि आपको एवरी ईयर अगर जिस तरह निदा डार अब चले गई है, जिस तरह वो नहीं खेलेगी, आपकी बैटिंग बहुत डिस्टर्ब होगी, आपकी बॉलिंग डिस्टर्ब, क्योंकि आप देखा जाए तो आपकी जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं हमारी वुमेन्स में। फास्ट बॉलिंग हमारी इतनी डोमिनेट नहीं करती क्योंकि फातिमा सना और डायना के अलावा आपके पास कोई तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है कि जो उस कम्पीट कर सके उसमें। अभी भी फातिमा सना है, मेरे ख्याल से अब वो बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा जी, वो बैटिंग में ज़्यादा रन करने लगी है और ऐसा है। और आप देख लें, अगर स्टैट्स उठा के देख लें क्वालिफायर के, कि आपके टॉप जो 5 बैटर्स हैं वो आपके पाकिस्तान के हैं और 4-5 बॉलर्स आपके पाकिस्तान के टॉप में, और टॉप 4 जो बैटर्स हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। तो नेचुरली आपकी अगर इस तरह उसमें स्टैट्स में ये अगर टॉप कर रहे हैं तो नेचुरली ये टीम ने आपका अच्छा किया। लेकिन आपकी टीम सिर्फ 3 या 4 बैटर्स पे खेलती हैं। अगर सिद्रा अमीन उसने रन नहीं किया, आपकी मुनीबा ने रन नहीं किया कि खुदा ना खास्ता, तो फिर आपकी टीम कोलैप्स करेगी। क्योंकि आपके बिस्मा के जाने से और निदा डार, ये 2 आप बिस्मा बहुत आपकी अच्छी प्लेयर थी, वो ऐसी प्लेयर थी कि वो इंटैक्ट रखती थी। ठीक है, उसके पावर किसी में भी नहीं है। हमारे पास एक पावरफुल प्लेयर आई थी जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया, ऑल ऑफ द सडन शी इज गॉन। आयशा नसीम प्लेयर थी, वो वाकई प्लेयर थी कि वो स्टेडियम से बाहर बॉल फेंक देती थी। आई मीन बहुत तगड़ी थी माशाल्लाह, और KPK की थी, स्ट्रॉन्ग थी। उस पर इतना इन्वेस्ट किया, उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया अंडर 19 से, और वो जब वन स्टेज पे जब वो रेडी हो गई तो उसने क्रिकेट छोड़ दी। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा, क्योंकि हम मेंस क्रिकेट पे बहुत गलतियों पे बात करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने अब वनडे खेलना है और जो कि इंडिया मेज़बान है, और हम खेलेंगे श्रीलंका में। हम तैयारी के लिए जा रहे हैं आयरलैंड जो वर्ल्ड कप में नहीं है, वहाँ है T20। ये चल क्या रहा है? वो आयरलैंड की वहाँ की कंडीशंस में आपको जाके खेलना है। बारिश हो गई तो एक मैच, 3 मैच है, आई मीन के 1 हफ्ते का भी टूर नहीं है, और वो भी T20 खेलना है। अपने कंडीशंस कैसी होंगी आई डोंट नो। हम जब गए थे आयरलैंड तो मेरे ख्याल से 1 मैच खेला था 3 में से। ट्राई सीरीज थी हमारी, हुई नहीं ट्राई सीरीज।
बारिशें इतनी हो गई कि वो ट्राई सीरीज नहीं हुई, तो वहाँ की कंडीशन ऐसे। यहाँ के नेचुरली आपका कोई प्लान नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजमेंट है बोर्ड की, वो आपके पास कोई ऐसा नहीं है बंदा जो क्रिकेट को जानता जो जानता हो, जो स्पोर्ट्स समझता हो। मैनेजमेंट को। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट के अलावा हो, लेकिन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को देखें। आपका चेयरमैन, CEO, आपका जो आपका इंटरनेशनल का जो डायरेक्टर है, ये आपका अब देख लें, ये क्रिकेटर नहीं है, इनको क्रिकेट का स्पोर्ट्स का ही नहीं मालूम। सही कह रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये बहुत ज्यादा अच्छा प्लान करेंगे, फिर इस तरह के फैसले होंगे और यही टीम अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जाफर साहब हमारे साथ थे। बहुत सारी चीज़ों पे उनसे बात हुई। चलते चलते बस एक अपील है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को कि PCB ने 1500 माहाना कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि जुलाई 2024 में होने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ है। तो ये 15 सिर्फ स्कोरर नहीं, इनकी फैमिलीज हैं। तो काइंडली इस पर नज़रसानी करें और देखें कि ऑब्वियसली घर तो सबका चलना है ना। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।